नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आपके इन अध्याय में कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कि कोई एक पैराग्राफ है या कोई एक टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं क्या करूँगा कि जब अध्याय ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में स्पेशल उस टॉपिक पे एक 10 या 15 मिनट की वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझ में नहीं आए। और आपको पता है कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप प्लेलिस्ट से पढ़िए और एक दिन में एक वीडियो कंप्लीट देखिए। और प्लेलिस्ट में जब वो मान लीजिए कि अध्याय 2 है और अध्याय 2 में आपको महासागर समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ महासागर पर 10 या 15 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा। और उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जब ये अध्याय 2 खत्म होगा, आपको पता है कि प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अरेंज है, तो जैसे ही लेसन 2 खत्म होगा वहां पे आपको अगला वीडियो मिलेगा जो आपके हार्ड टॉपिक है उनसे रिलेटेड। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी ऐसी लाइन या कोई भी ऐसा टॉपिक न रहे आपका कि जो आपको समझ में न आए। तो चलिए आज का जो हमारा अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। नाम है महासागर एवं महाद्वीप। अब देखिए, महासागर ही सब कुछ है। स्टार्टिंग में क्या बताया है, महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। मतलब लगभग पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है, महासागर है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। मतलब ये पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई इसमें प्रदूषण नहीं है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है। मतलब कि ये बहुत बड़ा ऐसा स्थल है जहां मानव नहीं है, बिना मानव, क्योंकि महासागर में मानव नहीं रहता। हाँ, आज के समय जो जहाज वगैरह है, समुद्री जहाज, वो वहां पर जाते हैं। आगे कहता है कि विस्तृत निर्जन मतलब बिना जन के, मतलब वहां मानव नहीं है, जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। इसने कहा कि मानव वो जो जीवन है वो भी क्या, उसके आसपास ही है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। मतलब प्रकृति का क्या है, बहुत बड़ा भंडार है महासागर। मतलब आप महासागर के अंदर बहुत बड़े बड़े संसाधन है। आपको पहाड़, पर्वत, ये चीजें सब महासागर के अंदर डूबी हुई मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे संसाधन जैसे समुद्री जीव जंतु है, बहुत सारी चीजें आपको महासागर में मिल जाएगी। इसलिए कहा महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। ये कहता है कि जो संसार है ना, जो दुनिया है, उसका आरंभ क्या हुआ, महासागर से हुआ है। कि स्टार्टिंग में जो जीवन का प्रारंभ हुआ वो भी महासागर से हुआ है। और शायद अंदाजा लगाया गया है कि एक दिन जो सारा स्थल है वो महासागर के अंदर ही विलीन हो जाएगा। मतलब कि शुरू भी महासागर से होगा और इसका जो जो समाज है हमारा, जो दुनिया है, इसका अंत भी महासागर से ही होगा, मतलब पानी से ही होगा। तो चलिए, ये जो तथ्य बताए गए हैं, जो वक्तव्य दिया गया है, ये जूल्स वर्न द्वारा दिया गया है। तो चलिए अब हम हमारे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में मैं आपको हर लेसन के स्टार्टिंग में बताता हूं कि आपको अलग से एक प्लेलिस्ट या वीडियो, जब ये लेसन हमारे समाप्त हो जाएंगे तो मैं आपको कंप्लीट बुक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर एक एक करके लिखवाऊंगा और उनको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए हम सीधे हमारे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक ये डायग्राम दिखाया गया, इसको देखिए। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, ये देखिए इस प्रकार दिखाई देती है। छायाचित्र लूनर रिकोनेंस ऑर्बिट द्वारा इस दृश्य के माध्यम से प्रशांत महासागर, 22 ओर से अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया, बाग और दाई और ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की ओर अंटार्कटिका को दिखाया गया। ये देखिए
नीचे की आपको इसमें पहचान करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसमें जो आपको नीला क्षेत्र दिखाया गया है वो कौन सा, क्या दिखाया गया है, वो इसमें आपको महासागर दिखाया गया है। जो नीला क्षेत्र है ना ये क्या है, महासागर है। ये बिल्कुल नीचे बर्फ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70% क्या है आपका ये पानी है, धरती पर महासागर है। ये बात आपको समझ में आई। आइए अब हम ग्लोब की ओर लौटते हैं, इसे धीरे से घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है। इसने कहा कि अगर आप चित्र देखेंगे जो चंद्रमा पे जाके पृथ्वी का लिया गया है या फिर अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी का चित्र लिया गया है तो आपको कौन सा रंग सबसे अधिक दिखाई देता है। ये बात बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है। ये बात समझ में आई। निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा कि आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा होगा ऊपर से, और वो रंग है नीला। और वो रंग किस चीज को प्रदर्शित करता है कि नीला क्या है पृथ्वी पे, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश का मतलब होता है आधे से ज्यादा सतह पर जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 लगा लीजिए आप, 7/10 लगा लीजिए या 70% लगा लीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। 3/4 का मतलब होता है कि जो 4 भाग अगर हम पृथ्वी के कर देंगे ना तो 3 भागों पे क्या है, जल है। 3/4 का मतलब आपको समझ में आ गया। हर एक बात आपको मैं छोटी से छोटी समझा रहा हूं ताकि कोई सी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट न रहे। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्ण पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा था। इसने कहा कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए और ऊपर से जब पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी पानी के कारण उन्हें नीली नजर आई। और आरंभिक मतलब जो सबसे पहले गए वो ही होंगे आरंभिक। तो उन वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को प्यार से, स्नेहपूर्वक मतलब प्यार से क्या कहा, नीला ग्रह। क्वेश्चन बनता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में से देखते हैं तो पानी की अधिकता होने के कारण ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर है बात आपको यहां तक। अब है महासागर। अब क्या है, महासागर। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। जब आप ग्लोब देखेंगे ना तो आपको ग्लोब पे क्या है, बड़ी बड़ी नीले कलर की आकृतियां नजर आएंगी। ठीक है, वो आकृतियां और कोई नहीं है, वो महासागर हैं। क्या है, महासागर। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह रंग भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 3/4 पे तो पानी है। अगर पृथ्वी के 3 हिस्से कर दें, नीचे जो लिखा हुआ होता है वो होते हैं उसके हिस्से, टोटल हिस्से। तो 3/4 पे तो क्या था, पानी था। यहाँ पे तो क्या हो गया, पानी हो गया। अब जो एक हिस्सा बच गया, टोटल हिस्से कितने किए थे हमने, 4। एक हिस्सा जो बच गया वो क्या है, स्थल है, भूमि है। क्या है, स्थल है। ये बात आपको आई समझ में। पृथ्वी के भूमि के एक बड़े भाग को, भूमि के अगर जल की एक बहुत बड़ी जल राशि है उसको तो बोलेंगे महासागर। अगर भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है तो उसको हम बोलेंगे भूखंड। और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है तो भूखंड हो गया, और एक विस्तृत मतलब लगातार फैला हुआ एक लंबा भाग भूमि का। अब देखिए उसको क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। जैसे आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से ये है, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, आपको यहाँ इस प्रकार एक भूमि का बड़ा टुकड़ा मिलेगा, यहाँ पर एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये, और ये आपको भूमि पर ये 7 बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे जो विस्तृत क्षेत्र है, मतलब जमीन के बहुत बड़े फैले हुए भाग हैं।
तो इन्हीं को क्या बोला गया है, महाद्वीप बोला गया है। और महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। जब हम आगे इसी अध्याय में महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो इन 7 के नाम, उनके क्षेत्र हम सारे देखेंगे। तो आपको यहां तक 2 चीजें पता होनी चाहिए, महासागर एवं महाद्वीप। महासागर किसे कहते हैं, जल की बहुत बड़ी बड़ी राशियां, या फिर ग्लोब पर जो आपको बड़ी जल राशियां दिखाई देती हैं वो महासागर है। और भूमि का टुकड़ा भूखंड कहलाता है। और भूखंड जब एक बहुत बड़े विस्तृत भूखंड हो ना, बहुत बड़ा भूखंड, क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। आपको बात समझ में आई दोनों, महासागर एवं महाद्वीप किसे कहते हैं। आपके एक क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा तब। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको जलवायु क्या होती है, सबसे पहले तो यही होता है जलवायु। जैसे अब यहाँ पे है गर्मी, लगातार अगर किसी क्षेत्र का एक दिन का अगर मौसम एक दिन का हो ना, तो वो कहलाता है कुछ क्षण के लिए वहां का मौसम। लेकिन जब मौसम लगातार एक जैसा रहता है ना, तो वो वहां की जलवायु कहलाती है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में मान लो बारिश हो गई ना, तो एक दिन के लिए तो ठंड हो गई, लेकिन लगातार वहां पे क्या रहता है, गर्मी रहती है, तो वहां की जलवायु गर्म है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाओगे, वहां पे कभी अगर धूप ज्यादा निकल आई तो गर्मी हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वहां पे क्या रहती है, ठंड रहती है। तो वहां की जलवायु कैसी है, ठंडी है। आपको जलवायु समझ में आई। लंबे समय का जो एक मौसम होता है वो वहां की क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। तो ये कहता है कि अगर किसी स्थान की जो जलवायु है उसके निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित। मतलब ये सभी चीजों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधे भी किस पर निर्भर करेंगे कि आसपास समुद्र है या नहीं, वो समुद्र से कितनी दूर है, जो महाद्वीप है उसकी जो स्थल है वो कैसा है, पहाड़ी है या कुछ है। मतलब सभी चीजों को ये प्रभावित करते हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। अब इनका प्रभाव, जैसे आप महासागर के नजदीक रहते हैं तो आपकी वेशभूषा कैसी होगी, अगर आप महासागर से बहुत दूर रहते हैं तो आपकी वेशभूषा कैसी होगी, आपका रहन सहन, खाना पीना किस प्रकार का होगा, वो हमारे जीवन पर और हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृति आपकी भाषा, पहनावा, आपके जो क्रियाकलाप है, आपका रोजगार है, वो सब आपकी क्या है, संस्कृति है। तो इसी प्रकार महासागर एवं महाद्वीप आपकी संस्कृति पे प्रभाव डालते हैं, आपके दैनिक जीवन पे प्रभाव डालते हैं और पेड़ पौधों पे प्रभाव डालते हैं। यदि मान लो कि कोई ऐसा प्रदेश है जो महासागर से बहुत दूर है और वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो रेगिस्तान कहलाएगा। वहाँ पे पेड़ पौधे क्या होंगे, कटीली झाड़ियाँ वगैरह होंगे, ये आपको पता है। लेकिन अगर कोई स्थान महासागर के नजदीक है, वहाँ बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे सदाबहार वन होंगे। बारिश ज्यादा होने के कारण हरी घास, मतलब वहाँ मौसम बहुत अच्छा होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे आइए आप। जो नौसेना है, नौसेना मतलब भारत की नेवी भी, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य संग नौ वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। और जो वरुण का जो देवता होता है, वरुण देवता होता है, यह महासागर, आकाश और जल से संबंधित वैदिक देवता है। वरुण की स्तुति है। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे आगे तो उसमें देवताओं की बात होगी, तो उसमें एक देवता आएगा वरुण देवता, और वो वरुण देवता किससे संबंधित है, वो महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित है। उसका देवता माना गया है वैदिक काल में। वैदिक काल मतलब वो काल जिसमें वेदों का प्रचलन ज्यादा था। यहां तक आपको क्लियर हुआ सब कुछ। अब ये देखिए, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का विवरण भी, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का विवरण जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। ये कह रहा है कि जब हमने पिछले लेसन में भूमध्य रेखा खींची थी इस प्रकार से, देखिए ये
आपकी पृथ्वी ये भूमध्य रेखा दो भागों में बट गई, ये आपका उत्तरी गोलार्ध था और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध था। ये चीज आपको आई समझ में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया, पृथ्वी दो हिस्सों में बट गई, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध जब हम इसको देखते हैं। अब देखिए क्या दोनों में जो भूमि है वो समान रूप से है। इसमें देखिए दक्षिणी गोलार्ध ये आपको नजर आ रहा है, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? पानी की, जल की। ये बात आई आपको समझ में। और जब आप उत्तरी गोलार्ध को देखेंगे इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? स्थल की। ये चीज आपको आगे समझ में। तो इसलिए इसने कहा है कि समान रूप से वितरित नहीं। वितरित का मतलब होता है कि समान रूप से बटा हुआ नहीं। ये नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में भी उतना ही स्थल है जितना दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में उतना ही जल है जितना उत्तरी गोलार्ध में, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्थल ज्यादा है तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो हम सीधा सा आंसर लिख देते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की जो मात्रा है वो स्थल बहुत ज्यादा है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस गोलार्ध में जल ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब इनसे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से लिख देंगे। आपको समझ आ रही हैं सारी चीजें? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का प्रेक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों, उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। सागर क्या होता है? जब एक छोटी सी जलराशि होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। और खाड़ी भी एक छोटी होती है। आगे हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि सागर क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। दोनों चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे, दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अब आपको देखिए प्रत्येक मानचित्र में वर्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों से जो वर्ताकार रेखाएं, आपको अगर पिछला लेसन याद हो तो मानचित्र में ऐसे वर्ताकार रेखाएं मिलेंगी आपको ऐसे, तो उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी, उनको बोलते हैं देशांतरीय यामोत्तर। ये हमने पिछले अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। किस गोलार्ध में अधिक जल है? आप बता देंगे दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो अधिक मात्रा में क्या है? स्थल है। आपके अनुसार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? परसेंटेज आपको बतानी है, आप देख के उसमें बता देना। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उनके बीच कोई विभाजन है? हाँ बिल्कुल, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने उनमें एक सीमाएं बना रखी है कि ये महासागर यहां तक ये महासागर है। ठीक है, ये देखिए आपके समुद्र की जो बता था ना किस प्रकार ये जीव दे रखे हैं, आप अपनी बुक में ये देख सकते हैं। इन ये सभी बुकों के नाम सॉरी समुद्री जीवों के नाम दे रखे। समुद्री जीवन, समुद्री जीवन का मतलब होता है उन सभी जीव जंतुओं से जो समुद्र के अंदर रहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। उसने कहा कि पृथ्वी पे जो जल है ना उसका अधिकांश भाग महासागरों में, परंतु यह जल लवणीय खारा है और मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। देखिए जल दो प्रकार का होता है, एक लवणीय और एक अलवणीय। लवणीय और अलवणीय। लवणीय जल वो होता है जिसमें लवण होते हैं, खासकर NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका नमक होता है। इसकी उपस्थिति के कारण समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। जो मानव सहित बहुत से स्थलीय जीव है ना, अन्य जीव, अन्य जो पशु है उनके लिए अनुपयोगी है, मतलब उनके लिए उपयोगी नहीं है समुद्र का जल, क्योंकि उसमें क्या है? लवण होते हैं।
दूसरी ओर अलवणीय जल, पेयजल, अलवणीय जल को क्या बोलते हैं? पेयजल, मतलब जो पीने के काम आता है, का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। अत्यल्प, अत्यल्प मतलब बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर जो जल है वो उपयोगी है, पीने योग्य है। और यह जल है कहाँ पे? ये हिमनद भी, जैसे बर्फ जमी हुई है ना कई पहाड़ों पर, वहां पर मौजूद है, नदियों में, झीलों में, वायुमंडल में और भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो दो प्रकार का जल है, एक लवणीय जो खारा है वो आपको समुद्र में मिलेगा, और एक अलवणीय जल जो हम पीते हैं, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, वो आपको हिमनद नदियों, हिमनद मतलब हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदियां, बर्फ जो नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां पे जमी हुई है। जैसे आपका ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी निकलती है हिमालय से, ऊपर बर्फ जमी हुई है, जब धीरे धीरे वो पिघल रहा है तो गंगा नदी में पानी आता है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? जब पृथ्वी पर जल इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल की संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? देखिए, पृथ्वी पर आपको पता चल चुका कि जल बहुत अधिक मात्रा में है, 3/4 भाग पे है, 70% जल है। फिर जल बचाओ क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो ज्यादातर जो जल है पृथ्वी पर वो लवणीय है, मतलब हमारे उपयोग योग्य नहीं है। तो जल बचाओ का मतलब होता है, या जल संकट, कि जो हमारे उपयोग के लिए जल है उसकी कमी होती जा रही है। क्लियर है? ये मैंने बताया, जो ये क्वेश्चन है मैं आपको जब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें ये सभी क्वेश्चनों के डिटेल से आंसर कराऊंगा। आज हमारा मोटिव है पाठ को पढ़ना और उसको अच्छी तरह से समझना, और फिर भी मैं आपको इसके छोटे मोटे हिंट देता चल रहा हूं। तो पता चल गया, क्योंकि हमें जल समुद्र वाला नहीं बचाना, हमें जल बचाना है जो अलवणीय जल है, जिसको हम पीते हैं, जिसको हम उपयोग करते हैं। जल संरक्षण मतलब जल बचाने के कौन कौन से उपाय हैं आप बता सकते हैं? और आपने विद्यालय, घर, गांव, उपनगरों में क्या होते देखा है भी, जो जल बचाने के कोई ऐसे काम आपको बता सकते हैं कि जल कैसे बचा सकते हैं? अब देखिए, विश्व, अब हम बात करेंगे महासागर की। किसकी बात करेंगे? महासागर की। कि महासागर क्या होते हैं। आपको मैंने महासागर बता दिया था, पृथ्वी पे जो जल की बहुत बड़ी बड़ी राशियां होती हैं, बहुत बड़ी जल राशियां क्या कहलाती हैं? महासागर कहलाती है। तो हम आगे हम देखेंगे जो पृष्ठ 2.3 में विश्व के मानचित्र पे 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी अथवा अंटार्कटिका महासागर जिसको हम बोलते हैं। ये 5 महासागरों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, और एक दक्षिणी महासागर को ही हम बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर। क्लियर है बात यहां तक? हमने यहां 5 महासागरों के नाम बताए हैं, जैसे कि मानचित्र में स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। जैसे हम 5 महासागर देखेंगे ना, तो ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। पहले आपसे पूछा भी था क्वेश्चन, क्या सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, सिर्फ हमने पृथ्वी के भूगोल को पढ़ने के लिए, सीमाओं को निर्धारित करने के लिए क्या मान लिया है कि इनकी सीमाएं खींच दी। देखिए, अब देखिए, ये क्षेत्र है, ये कोई भूमि का टुकड़ा है, इसको बीच में बांट दिया गया। ये रमेश का घर और ये सुरेश का घर, ये हमने खुद ने बांटा ना, ये निर्धारित करने के लिए कि ये रमेश का और ये सुरेश का, इसके बीच में कोई अपने आप से तो विभाजन है नहीं। उसी प्रकार पृथ्वी पे ऐसे समुद्र फैले हुए हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने मान लिया ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। तो मतलब सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने सिर्फ इनका नाम निर्धारित किया है कि इस एरिया में जो जल राशि है उसका नाम प्रशांत महासागर है, या फिर इसका नाम हिंद महासागर है। ये बात आपको आई समझ में?
क्योंकि प्राकृतिक जगत में ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। इसने कहा कि प्रकृति में कोई सीमा नहीं बना रखी, पूरे महासागर आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक। उसने कहा कि जो समुद्री जल है ना, वो सभी महासागरों में एक जैसा है, और उसमें जो समुद्री जगत है ना, वो आराम से रहता है, विकास करता है। समुद्री जगत का मतलब है समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे, वनस्पति। हाँ, समुद्र के नीचे गहराई में पेड़ पौधे भी होते हैं, समुद्री जीव भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो मैंने आपको पाठ के स्टार्टिंग में बताया था। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं को विभिन्न प्रजाति महासागरों में पाई जाती हैं। क्लियर हुआ ये बात आपको? समुद्र वनस्पति जगत में छोटे, अब है समुद्र में वनस्पति क्या है, उसमें छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल, जिसको हम बोलते हैं एल्गी एंड सीवीड, सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, मतलब आपको क्या क्या मिलेगा। अगर हम वनस्पति में जाएंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, समुद्री शैवाल मिलेंगे जिसमें एल्गी शामिल है। ये थे पेड़ पौधों के बारे में। अब हम प्राणियों की बात करेंगे, समुद्री प्राणियों की, तो उसमें आपको हजारों रंग की मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल, मतलब और भी बहुत सारे रहस्यमयी समुद्री जीव आपको समुद्र में मिल जाएंगे। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। इस लाइन को समझिए, सूर्य की रोशनी वाली सतह, ये समुद्र है और ये इसकी मान लेते हैं गहराई है। तो समुद्र की रोशनी वाली सतह, ये सतह हुई ना, तो मतलब ये कहता है कि समुद्र की सतह से लेके समुद्र की गहराई तक आपको हजारों प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे मिल जाएंगे। ये बात इस लाइन ने कही है। देखिए एनसीईआरटी की खूबसूरती कि कितने सरल वाक्य को किस प्रकार से बताया गया है कि सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर। ये बात क्लियर है आपको यहां तक? अब ये आ जाइए, ये आपके देखिए 5 महासागर। सबसे पहले प्रशांत महासागर, यहां भी प्रशांत महासागर। बहुत से बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों तरफ प्रशांत महासागर कैसे हो गए। पृथ्वी गोल है, क्लियर है। और अब आप देखिए, जो ये मेरे दोनों अंगूठे हैं, मैं ये मान लेता हूं कि ये जो एरिए हैं, ये दोनों अंगूठे प्रशांत महासागर हैं, लेकिन ये गोल है। जब इसके मैं समतल सतह पर इसको क्या करूंगा, बनाऊंगा इसका मानचित्र, तो पीछे से इसको काटना पड़ेगा। यहां से बीच में से काटेंगे तो दोनों तरफ क्या आ गया, प्रशांत महासागर के 2 टुकड़े हो गए ना। तो ये देखिए, ये प्रशांत महासागर इस साइड भी है, इस साइड है। इसको जब हम ऐसे मिला देंगे ना पीछे से, इसको जब हम मोड़ देंगे पीछे से, तो प्रशांत महासागर एक हो जाएगा। यदि आप यहां से चलेंगे तो आप यहां पहुंचेंगे। ये बात आई समझ में? एक प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है आपका अटलांटिक और हिंद महासागर, आपको याद रह जाएगा। ये आपके इंडिया के नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर, क्या है, आर्कटिक महासागर कहाँ है, सबसे ऊपर है। एक दक्षिणी महासागर, इसको अंटार्कटिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका जो आपका द्वीप है उसके नजदीक, इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप भी बोलते हैं या दक्षिणी महाद्वीप। और ये अटलांटिक, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, इन 5 महाद्वीप के आपको नाम याद होने चाहिए। 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 आर्कटिक महासागर, नंबर 4 दक्षिणी महासागर और नंबर 5 हिंद महासागर। और ध्यान रखिए, दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। ये आपको याद रह जाएगा, क्योंकि दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे नीचे तो दक्षिणी महासागर
और ये सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर में आपको कोई डाउट नहीं है, हिंद महासागर आपका अपना महासागर है, और एक आपको याद करना अटलांटिक महासागर। तो इन सभी महासागरों के नाम आप याद कर लीजिए। अब आपको इन महासागरों के ये बताना कि कौन से गोलार्ध में, उत्तरी में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये देखिए ज्यादातर हिस्सा कौन से में, मैं आपको ये समझा देता हूं, ये गोलार्ध है। तो प्रशांत महासागर ये आपकी भूमध्य रेखा बीच से। अब प्रशांत महासागर कौन से में है द्वीप में, दोनों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। आर्कटिक सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है, ये सिर्फ दक्षिणी में है। अटलांटिक भी दोनों में है, और जो आपका हिंद महासागर है वो भी लगभग दोनों गोलार्ध में है। तो यहां से आप ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बताइए भी प्रशांत महासागर कौन से में, अगर हम वैसे देखेंगे तो ये दोनों में है, अटलांटिक भी दोनों में है, हिंद महासागर भी दोनों में है, दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है, और आर्कटिक जो सबसे ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध में है। मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और दूसरा अटलांटिक है, और हिंद महासागर तीसरा, और दक्षिणी महासागर चौथे पे है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ये भी आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे आपकी, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो एक बार मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, यहीं पे आ जाइए। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हिंद महासागर, चौथे पे दक्षिणी महासागर, और पांचवे पे आर्कटिक महासागर है। आपको ये चीज समझ में आ गई। एक बार दोबारा आप सीरियल वाइज याद कीजिए कि पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, और पांचवा आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों ओर दो हिस्से दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये भारत के मैप में आपको लोकेशन याद रखनी है कि आपके भारत में इस साइड तो पश्चिम में अरब सागर, और जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये बात आपको याद रखनी है कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो सीधा आएगा कि गंगा नदी यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कंफ्यूज मत होना कि बंगाल की खाड़ी किस साइड है, कि यहाँ पे ये इस साइड अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो किंतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी दिखा दिया। साथ में इसमें भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह को दर्शाया गया है। भारत के जो दो द्वीप समूह है, द्वीप समूह मतलब द्वीपों के समूह। द्वीप क्या होता है? द्वीप वो होता है जिसमें वह भूमि का छोटा टुकड़ा जिसमें चारों तरफ पानी से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ये देखिए भारत के जो द्वीप आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे मैप में, अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे, इसलिए इनको द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप है। आगे बात आपको समझ में कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूं। तो लेक्चर हमारा लगभग 35 मिनट का हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि मैं जो लेक्चर की जो ये सीमाएं हैं, टाइम जोन है, वो 35 से 40 मिनट रखूंगा ताकि आप आराम से छोटा लेक्चर ले एक दिन में। अगर समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा भी देख सकें और आप बोर न हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसका बचा हुआ बाकी पार्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।